हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है? एक बार बता दो। गुड। बेटा ये नाम से एंटर किया करो, मेरे को पता ही नहीं है क्या नाम है तुम्हारा। तुमने एक्स एक्स क्या लिख रखा है? पता तो रहे ना, नाम डालो इस पे। एक बाकी सभी को मैं कहूँगा अपने बाय नेम आया करो इसमें, ताकि पता रहे हमको कौन कितना वो कर रहा है, आपसे इंटरेक्शन कर रहा है। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन है ना आगे से पहले तो तुम उससे नाम से ही एंटर हुआ करो। आज तो कोई बात नहीं। ठीक है, गुड। क्यों बेटा, क्या हो गया? थोड़ा सा टॉपिक भी थोड़े 19 चल रहे हैं, मैं भी थोड़ा प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा, ये कारण है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। वही है कि आज आज भी थोड़ा सा ही पढ़ा पाएंगे अपन, क्योंकि एग्ज़ाम ड्यूटी में जाना है। थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम ड्यूटी फोर्थ फाइनल ईयर के चल रहे हैं ना, आज से कंप्यूटर वालों के हैं। रीज़न नहीं बता रहे तुम, क्या कारण है? क्लास कब ओपन होगी बेटा? क्लास का भी कोई है नहीं। नवंबर में देखो मे बी पॉसिबल, बाकी चीज़ें ऑनलाइन ही रहनी है अभी। कोई ऐसा क्लियर कट कह नहीं सकते अपन। ठीक है चलो, 15 पार्टिसिपेंट आ गए। स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। प्लेन इक्वेशन। देखो, कल अपन ने सरफेस तक पढ़ा था, आज थोड़ा सा उससे फर्दर मूव करते हैं। प्लेन इक्वेशन। प्लेन इक्वेशन में क्या है, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को आपको प्रोड्यूस करना है तो जस्ट उसका, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट मॉडल कोई भी है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट एंड व्यूइंग कोऑर्डिनेट। इसको एक बार जस्ट एक रिकॉल करवा देता हूँ कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट जो बाहर से आपका चीज़ें दिख रही हैं, उसको आपको जो स्क्रीन है व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्लिप होंगी चीज़ें, व्यूइंग कोऑर्डिनेट बनेगा, और फिर उस क्लिपिंग के बाद आपको डिवाइस जिस पर रन कराना है उस डिवाइस में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइस कोऑर्डिनेट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा काम मैथमेटिकली है। तो ये जो शुरू के पॉइंट्स हैं ये यही बता रहे हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मॉडलिंग वर्ल्ड कोऑर्डिनेट डिस्क्रिप्शन टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट, ये चीज़ है कि आपको अल्टीमेटली डिवाइस कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करनी है उन 3D ऑब्जेक्ट्स को। फिर द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस रेंडरिंग, मैंने कल भी आपको बताया था। सरफेस रेंडरिंग मीन्स किसी भी सरफेस को प्रोड्यूस करना मैथमेटिकली, दैट इज नोन एज सरफेस रेंडरिंग इन सीजी, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो अब कोई भी प्लेन सरफेस है, आपने वही 11th 12th की मैथ्स आ गई कि कोई भी प्लेन सरफेस है तो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0 होती है। ये आपने मैथ्स में पढ़ा है 11th 12th में। तो यहाँ पर इन इक्वेशंस को यूज करते हुए प्रोड्यूस करनी है सरफेस को, तो आपको सारे कॉफिशियंट्स ए बी सी डी ये पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि द कोफिशिएंट्स ए बी सी डी आर कांस्टेंट डिस्क्राइबिंग द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन। फिर
यहाँ पर जो आपको मैथमेटिकली इस चीज को रीअरेंज किया है कि फॉर दैट वी कैन सेलेक्ट 3 सक्सेसिव पॉलीगन वर्टेक्स XYZ, X2Y2Z2, X3Y3Z3, और इनको हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके रेशियोज गेट करेंगे A/D, B/D, C/D। तो यहाँ पर एक इक्वेशन, ये सारी आपकी मैथमेटिक्स है वो 11th 12th वाली, फिर इसको अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखेंगे फिर वो 12th की मैट्रिक्स कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम क्रैमर्स रूल लगा के इसको सॉल्व करेंगे इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को। आप रिकॉल करो उस टाइम पे मैथ्स में था। तो ABCD को हम इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं और क्रैमर रूल लगा के हम इसको इस तरह से पुटअप कर सकते हैं ABCD। ठीक है, तो इस तरह से चीजें बन जाती हैं। एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में पुटअप किया है और फिर उसको आगे क्रैमर रूल लगा के सॉल्व करने की ये शो किया है कि इस तरह से जर्नल फॉर्म एक बन जाती है। तो इस तरह से आपका जो कोई भी सरफेस है वो मैथमेटिकली आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक चीज कि कोई भी मान लो पर्टिकुलर पॉइंट है, तो पॉइंट सरफेस के अंदर है या बाहर है उसकी क्या चीज एस्पेक्ट होगा। तो उसमें बोला है कि अगर पॉइंट A, B, C and D is less than 0, the point XYZ is inside the surface। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पॉइंट जो मानेंगे हम सरफेस के इनसाइड है, और ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम मानेंगे पॉइंट जो है सरफेस के बाहर है। तो इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को हम डिसाइड कर लेते हैं कि किसी भी पॉइंट को आपको ऑन स्टेट में रखना है कि ऑफ स्टेट में रखना है। These inequalities tests are valid in the right-handed Cartesian system provided the plane parameter ABCD were calculated using vertices selected in counter-clockwise order when viewing the surface in an outside to inside direction। सिंपल है कि एंटी क्लॉक जब भी हम इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं जो वर्टेक्स वगैरह, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। जैसे कि लास्ट एक एल्गो में भी था कि जब भी मूवमेंट चल रही है उसकी पॉलीगन क्लिपिंग की, याद करो लास्ट उसमें था यूनिट में पॉलीगन क्लिपिंग की, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज चीजें ले रहे थे हम। ठीक है ना, एक सेट कर दिया भाई एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, और यहाँ पर थोड़ा 3D है तो उसमें बोल दिया हम आउटसाइड से इनसाइड डायरेक्शन में जा रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज चीजें लेंगे, तो उस हिसाब से चीजें वर्कआउट करेंगे। तो इस तरह से इसको आपका मॉडलिंग करेंगे। फिर एक चीज है पॉलीगन मैश। पॉलीगन मैश क्या है कि पर्टिकुलरली कोई भी पॉलीगन फिल करना होता है तो एक पॉलीगन फिल की एक एल्गोरिथम थी सरफेस फिल की, तो उसमें फिल एरिया था। तो फिल एरिया में क्या था कि कोई भी आप पॉइंट अगर डॉट अंदर लगाते हैं, जैसे कि आप क्लिप आर्ट या क्लिप आर्ट नहीं, ये पेंट ब्रश वगैरह में करते हैं, कोई सर्कल ड्रॉ करें और आप अंदर पॉइंट को पुट कर दें और फिल करें, तो फिल करें तो वो वहां तक जाएगा जहां तक उसकी बॉर्डर है। वही चीज है कि फिल एरिया पूरा वहां तक जाएगा जहां तक बॉर्डर है। लेकिन अगर सरफेस बड़ी है और टाइल्ड है, टाइल्ड इन सेंस ऑफ उसको डिफरेंट एंगल्स पे जुड़ी हुई है। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल जो दिख रहा है आपको, ये टाइल्ड सरफेस है, मतलब टाइल्स जैसे जैसे फ्लोर पे टाइल लगाते हैं ना, सरफेस एक ही है लेकिन पार्टीशन उसका हुआ पड़ा है, अलग अलग एंगल्स दिख रहे हैं आपको। तो सरफेस जो है वो टाइल्ड है, अलग अलग भागों में डिवाइडेड है, यूं समझ लो। ठीक है ना, जैसे फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर पे अपन टाइल लगाते हैं उस सेंस में। ठीक है, तो सरफेस अगर टाइल्ड है तो उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैथ्स फिर घुसाएंगे। तो मैथ्स में क्या है, जैसे मान लो टाइल्ड सरफेस है तो उसको आप डिवाइड करेंगे या तो ट्रायंगल में या फिर क्वाड्रिलेटरल मैश में। तो उसमें थोड़ा सा इन्होंने मैथ्स लगाई कि अगर ट्रायंगल शेप हुआ, ठीक है, ट्रायंगल शेप हुआ, तो यहां पर देखो ट्रायंगल शेप में इसने कहा है कि n-2 कनेक्टेड ट्रायंगल्स बनेंगे n वर्टिसेस से। ठीक है, तो जैसे यहाँ एग्जांपल में अपन देख ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 वर्टिसेस हैं। ठीक है, और इससे ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, देखो इजीली पता लग रहा है कि 11 ट्रायंगल बन रहे हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। तो 11 ट्रायंगल बन रहे हैं 13 वर्टिसेस से। तो ये एक मैथ्स आ गई इनके इधर पे कि n-2 कनेक्टेड ट्रायंगल्स हमको मिलेंगे अगर n वर्टिसेस हैं तो, ठीक है, किसी भी टाइल्ड सरफेस अगर अपन कंसिडर करते हैं तो ये मैथ्स निकल के आ गई। ऐसे ही फिर अगर मान लो ट्रायंगल फॉर्म में नहीं डिवाइड करना किसी भी सरफेस को, हम दूसरी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या बनेगा, उसमें एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बन जाएगा और उसमें एक एरे निकल के एरे टाइप बन जाएगी, जो कि आपको n-1 और m-1 क्वाड्रिलेटरल्स वो एरे बनेगी, और जैसे ये दिया हुआ है n/m की एरे बनेगी, और उसके अंदर n-1/m-1 क्वाड्रिलेटरल्स आपको मिलेंगे अंदर, ठीक है। तो एक मतलब एक छोटा क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर फिर क्वाड्रिलेटरल इंक्लूड हो रहा है, इसलिए ये इतने सारे प्राप्त होंगे आपको। एक पर्टिकुलर छोटा क्वाड्रिलेटरल बाहर किसी बड़े क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये इस तरह से आया n-1 और m-1। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलीगन सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं मैश बना के भी। फिर है एक कर्व्ड लाइंस एंड सरफेसेस, कर्व्ड लाइन एंड सरफेसेस। तो इसमें है क्वाड्रिक सरफेसेस। क्वाड्रिक सरफेसेस आपकी सेकंड डिग्री इक्वेशन है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है स्फीयर, इलिप्सॉइड्स, टॉरी, पैराबोलॉइड्स एंड हाइपरबोलॉइड्स। इसको एक एक देख लेते हैं, कोई खास नहीं है, ये सब आपने 11th-12th की मैथ्स में पढ़ रखा है। तो स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² + z² = r²। ये आपकी स्फीयर की इक्वेशन आ गई। अब इसने इसको थोड़ा सा पैरामेट्रिक फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया। पैरामेट्रिक में एंगल के अकॉर्डिंग कि x इज r cos psi phi cos थीटा, फिर y इज r cos phi sin थीटा, और z इज r cos phi। The parametric representation in equation 2 provides a symmetric range of angle parameter theta and phi, ठीक है। तो पैरामीटर में पैरामेट्रिक इक्वेशन में इसको डेवलप कर दिया। ऊपर कार्टेशियन इक्वेशन है और नीचे पैरामेट्रिक इक्वेशन है, जो कि इसके एंगल्स दिए हुए हैं थीटा, और ये यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस के अकॉर्डिंग तो थीटा है, और आपका z एक्सिस से ये ले रहा है जो फाई ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस आपका ये देखो थोड़ा सा ये फाई ले लिया और इधर पे ये थीटा ले लिया, तो इनके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर पर्टिकुलरली इस को डिफाइन कर दिया स्फीयर को, ठीक है। स्फीयर की ये चीज़ें आ गई निकल के और उसने डिफाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट है जैसे सेम वही है कि मैथ्स चल रही है आपकी, जो कि आप पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन का ज़रूरत है नहीं। इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड की इक्वेशन उठा ली, जैसे इलिप्स होता है, इलिप्सॉइड की इक्वेशन, ये 3D ऑब्जेक्ट है, इलिप्स जो है 2D है, इलिप्सॉइड जो इसका 3D ऑब्जेक्ट अंडे जैसा, तो ये अंडे जैसा आपका आकार आ गया, दैट इज द इलिप्सॉइड। इसको भी वही सर्कल की तरह डिफाइन कर सकते हैं फाई और थीटा में, तो उसकी इन्होंने पैरामेट्रिक इक्वेशन बता दी कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को लेके आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ इन सेंस ऑफ रेंडरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी जो अंडे जैसा कोई भी शेड होगा वो आपका ड्रॉ हो जाएगा, रेंडरिंग हो जाएगी उसकी। फिर है टॉरस। टॉरस की शेप इस तरह से, टॉरस आप डेफिनेट शेप, जैसे क्या होता है ना, ट्यूब, साइकिल या कार का ट्यूब है, ठीक है, जो ट्यूब्स होते हैं ना टायर्स में लगते हैं जो, वो वाली शेप टॉरस कहलाती है। तो उस शेप को कट करके दिखाया इन लोगों ने, ये एक भाग है दूसरा भाग है, तो ये टॉरस शेप की, और इसने यहाँ पर उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया कि टॉरस शेप की पैरामेट्रिक इक्वेशंस ये बनेगी। ऊपर कार्टेशियन इक्वेशन है और नीचे पैरामेट्रिक इक्वेशन है, कोई साइन और फाइव और थीटा और फाइव के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बस जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें डायरेक्टली पुटअप में एग्जाम में आता है, डायरेक्टली पुटअप करना है।
कि इस तरह से इनकी रेंडरिंग हो जाती है डायरेक्टली इक्वेशन से, ज़्यादा इसमें डिटेल है नहीं। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, कल फिर स्प्लाइंस ले लेंगे, थोड़ा सा स्प्लाइन वही मैथमेटिकल पोर्शन है, कल ही बताएंगे क्या है इसमें। ठीक है, आज आज मैं बताओ, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वैसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैथ्स है, ऐसा कुछ स्पेशल वो नहीं है। फिर भी कोई पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, फिर क्लोज करते हैं। हाँ, नोट भेज देंगे बेटा, थर्ड तक को तो भेज दिए, ये फोर्थ यूनिट स्टार्ट किए कल से, ये कंप्लीट होते ही आपको भेज देंगे पूरा ये वाला पोर्शन। तो तुमने बताया नहीं क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब टॉपिक बोर कर रहा है या फिर मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा समाभाव? क्योंकि ये वो चीज़ है, मैथ्स कई लोगों को अच्छी नहीं लगती तो बोरियत हो सकती है इन टॉपिक्स में। थर्ड बेटा वो पहले से कंप्लीट है, फोर्थ चल रही है। हाँ, प्रॉब्लम बताओ ना, मतलब मैं एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा करूं, क्या करूं, आप प्रॉब्लम बताओ। क्योंकि मैथ्स में यहाँ पर जैसे ये इक्वेशंस हैं, मेरे को एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैथ्स की एक्सप्लेनेशन देना मेरे को नहीं लग रहा, मुझे एक्सप्लेन करना है यहाँ पर सीजी के अंदर, क्योंकि ये आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं, तो वो मैथ्स तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। तो वैसे और क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ आप, मैं अगर उस चीज को इम्प्रूव कर सकता हूं तो। हाँ, कोई बच्चा बोल रहा था फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया और अच्छा रिजल्ट आया है, तो आप चेक कर लीजिए वेबसाइट पे। सभी को पता नहीं है क्या ये चीज अभी? मैं अभी मेरे से बच्चा ही बता रहा था कि क्लियर हो गया उसका, ऑल क्लियर है। और फेक है? भाई अगर ऑफिशियल साइट है तो मुझे नहीं लगता फेक होगा। हाँ, ये हो सकता है अपलोड के बाद कई बार साइट डाउन हो जाती है ना, वो वाली चीजें हो जाती हैं। हाँ, खुल नहीं रही, वही तो कह रहा हूँ, खुल नहीं रही क्योंकि डाउन हो जाती है साइट, एकदम से जैसा आता है तो सारे ऑल ओवर राजस्थान से बच्चे हिट करते हैं। तो ये बीटीयू की साइट में इतना सही दम है, वो बैठ गई होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है टेक्निकल, वो वाली बात है। बाकी उस बच्चे ने देख लिया तो वो कह रहा है कि हाँ मेंटेनेंस पे, हाँ वही चीज़ है, वो डाउन हो गई होगी साइट, एकदम से ज़्यादा हिट आ गए तो ये वाली बात होगी। बाकी वो बच्चा कह रहा है मैंने देख लिया तो होगा। क्या क्या कहना चाह रहा है माइक ऑन करके, क्योंकि अभी मैं क्लास में जाने वो उसमें जाना है मेरे को। चल बताता हूँ, एक सेकेंड। ले कर ले अनम्यूट, बता। सर लास्ट टाइम भी एक फेक रिजल्ट मैंने भी बनाया था, इस बार नहीं बनाया। ये आज भी फेक है पक्का। अच्छा, तो हाँ बना के क्या वेबसाइट पे ही अपलोड कैसे कर देगा वो? सर, वेबसाइट पर तो अपलोड नहीं होगी लेकिन वेब होस्टिंग तो कर सकता है ना। ना ना, वो तो कह रहा है बीटीयू की साइट पे ही चेक किया, बता, चलो जो भी है। सर उसके अलावा किसी ने नहीं दिखा। अच्छा वेब अच्छा होस्टिंग के जरिए हो सकता है कि हर किसी को दिखे, हाँ, लेकिन उसके अलावा बेटियों की साइट पर नहीं था। अच्छा नहीं, बाकी बच्चे वो लिख रहे हैं, अभी तुम्हारे पास नहीं जा रही ना चैट, वो कह रहे हैं सर साइट मेंटेनेंस पे चली गई वो बीटीयू की। सर वो भी बात ठीक है क्योंकि साइट पर 503 का एरर आया जिससे वो बताएगा ही मेंटेनेंस पर है। सही बात है वो। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी है कि उन्होंने कुछ डाला हो और साइट पे मतलब मेंटेनेंस पे, क्योंकि ओवरलोडिंग हो जाती है ना तो वो चल जाती है ऐसे। चलो, वेट एंड वॉच, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वेट तो कर ही रहे हैं आप लोग है ना? बाकी बच्चे लग रहे हैं आ गया सर, आ गया आ गया रिजल्ट।
चलो जो भी है रिजल्ट अच्छा रहे आप लोगों का, हमारी यही दुआएं हैं। और फिर कल देखते हैं, कल अगर मैं एग्ज़ाम ड्यूटी में नहीं हुआ तो मैं लिंक डाल दूंगा, और एग्ज़ाम ड्यूटी में हुआ तो लिंक देख लेना, नहीं डाल पाऊँ तो क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। तो मतलब ऐसा वेट टाइप में मत करना कि मेरे को फ़ोन करने लग जाओ, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा एग्ज़ाम ड्यूटी में कि सर क्लास नहीं हो रही, ठीक है ना। बस इतना सा ध्यान रखना, अगर क्लास लूँगा तो मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चेक कर लिया है तो साइट ऑन हो गया, ठीक है। साइट ऑन हो गया तो चेक कर लो फिर बाकी लोग भी। भाई कुछ बच्चे बोल रहे हैं चेक कर लिया है, साइट ऑन हो गया है, चेक कर लो बाकी लोग भी अपना रिजल्ट क्या है जो भी है। चलो ठीक है, अपन अभी इसको ऑफ करते हैं, मैं आगे फर्दर मूव करता हूँ ड्यूटी के लिए। कल बात करते हैं, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक किसका रिजल्ट अच्छा रहा, किसको बेहतर करना है, ठीक है। ओके, गुड डे।